क्या है, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण होता क्या है इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। ठीक है, इसका हमने एक इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश मीडियम में हमने क्या किया, पहले से सिस्टम पे क्या कहते हैं चैनल पे अपलोड कर रहा है। अगर किसी को इंग्लिश मीडियम से देखना है तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है, उसके लॉ क्या हो गए। तो सबसे पहले समझेंगे कि क्या होता है गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण समझने से पहले एक बात को समझेंगे कि हम लोग पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। पृथ्वी हमारा कैसा है, गोल है, लंगड़ा है, टेढ़ा है, लंबा है, चपटा है, कैसा है? हमारा पृथ्वी गोल है ना। तो पृथ्वी हमारा क्या है, गोल है। इस टाइप से क्या कहते हैं, गोल है। तो हम क्या कहा गया है क्या, तो पृथ्वी हम लोग जान रहे हैं कि गोल है। तो पृथ्वी के हम लोग अंदर रहते हैं कि ऊपर रहते हैं? ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि पृथ्वी के हम अंदर रहते हैं, तो नहीं, हम लोग पृथ्वी के ऊपरी सतह पे रहते हैं। हमारा जो पृथ्वी इस तरह से गोल है, पृथ्वी तो है ही नहीं यहाँ पर, उधर कहाँ, उधर भी नहीं होगा। तो ग्लोब जो हमारा होता है वो गेंद की तरह एक बिल्कुल होता है। तो कैसा होता है, गोलाकार होता है, और वो क्या कहते हैं, हम लोग उसके ऊपरी सतह पे रहते हैं, है ना। तो ऊपरी सतह पे रहते हैं तो हम लोग गिरते क्यों नहीं हैं? ठीक है, इसका कारण क्या है, तो ऊपरी सतह पे रहने के बावजूद भी हम लोग नहीं गिरते, यानी कि पृथ्वी के भीतर, यानी जो ग्लोब है, गोलाकार है, उसके भीतर कोई ना कोई ऐसी क्षमता है, कोई ना ऐसी शक्ति है जो उसे क्या करता है, गिरने नहीं देता है। आप लोग अगर क्या कहते हैं, छत पे खड़े होते हैं, छत के क्या कहते हैं, छज्जा पे खड़े हो जाएंगे, और क्या होता है, कभी कभी फिल्मों में देखे हो कि पहाड़ के सामने ऐसे झलक के क्या होता करता है, लेकिन पीछे से कोई वो हाथ उसका पकड़े हुए रहता है ना, तो वो लटक के पूरा वो देख सकता है। या कभी कभी ट्रेन या बस पे, या कभी कभी क्या होता है ऑटो पे, आप लोग क्या होता है उसके स्टील को, रॉड को पकड़ के और लटक जाते हैं ना, फिर भी नहीं गिरते, यानी कि वो स्टील और रॉड आपको पकड़े हुए हैं या आप उसको पकड़े हुए हैं, जिसके कारण आप गिर नहीं। यानी पृथ्वी के अंदर भी कोई ना कोई एक ऐसा शक्ति होता है, कोई ना कोई ऐसा ताकत होता है, बल होता है, जो हमें पृथ्वी के गोलाकार सतह पर से क्या होता है, गिरने नहीं देता है। चाहे वो हमारी की बात की जाए, किसी जानवर की बात की जाए, किसी सजीव वस्तु की बात की जाए, किसी निर्जीव वस्तु की बात की जाए, पानी की बात किया, किसी चीज़ की, वो सब क्या होता है, उस बल से खिंचाया हुआ है। तो जो बल से खिंचाया हुआ है, उस बल को एक नाम से जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी हमारे पृथ्वी के, गोलाकार पृथ्वी के सतह के भीतर एक बल होता है जो पृथ्वी पर सजीव और निर्जीव दोनों वस्तुओं को बांध के रखता है। उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आता है, बोला गया पृथ्वी का गुरुत्व, एक टॉपिक सबसे पहला इस चैप्टर के अंदर आता है, पृथ्वी का गुरुत्व। तो वह किसी भी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की ओर बल देता है, और वह पृथ्वी के गुरुत्व को बल देता है। कहने का मतलब है, क्या बोला गया कि पृथ्वी का गुरुत्व क्या होता है, किसी भी वस्तु को पृथ्वी की केंद्र की ओर और केंद्र की ओर बल देता है, वह पृथ्वी के गुरुत्व को बल देता है। मतलब कहने का अर्थ होता है कि पृथ्वी का गुरुत्व क्या होता है, अगर उसके सतह पर जो वस्तु है, उसको सतह पे मान लेते हैं कि गोलाकार सतह है, हमारा यहाँ पर गोलाकार सतह है, हम यहाँ पर हैं, तो पृथ्वी का केंद्र यहाँ पर होगा ना। तो ये जो पृथ्वी के केंद्र में ही क्या होता है, ग्रेविटेशन होता है, गुरुत्व होता है। यह इस वस्तु को अपनी ओर खींचे हुए रहता है, इस वस्तु को अपनी ओर खींचे हुए रहता है। जब वस्तु को अपनी ओर खींचे हुए रहेगा तो वस्तु गिरेगा नहीं ना, गिरेगा। अगर हम क्या कहते हैं, ऐसे इसको हवा में छोड़ देंगे, नीचे गिर जाएगा, लेकिन इसको हम पकड़े हुए हैं तो गिर रहा है नहीं ना, गिर रहा है। उसी प्रकार से क्या होता है, एक ताकत जो होता है उसे अपनी ओर खींचे हुए रहता है। कभी आप लोग घिरनी नचाए होंगे, ऐसे करके नचाए होंगे, उंगली पे नचाते होंगे, तो नचाते समय क्या होता है, क्या वो चाबी या घिरनी जो होता है वो नीचे गिर जाता है? नहीं ना गिरता है, क्योंकि वो धागे से बंधा हुआ रहता है, वो तार से बंधा हुआ रहता है। वो तार क्या होता है, अपनी ओर उसे केंद्र की ओर उसे खींचता है, उसे गिरने नहीं देता है। तो पृथ्वी के अंदर भी क्या होता है, एक बल होता है जो पृथ्वी पर उपस्थित जितनी भी वस्तुएं हैं सबको अपनी ओर क्या करता है, खींचने का काम करता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे की ओर चलते हैं, और जो बल होता है जिसको जो खींच के रखता है उसी को क्या कहते हैं, पृथ्वी का गुरुत्व। तो अभी तक जो पढ़ा है इसमें कोई दिक्कत है ना। आगे की ओर चलते हैं, अगले टॉपिक की ओर। इसमें और आगे की ओर चले, उदाहरण।
समझते हैं। अगर हमें कोई एक पत्थर बिना धक्का दिए दिखता है, वह पत्थर पृथ्वी की ओर तुरंत होता है। जब पृथ्वी पत्थर की तरफ तुरंत होता है तो पता चलता है कि वह कोई पत्थर पृथ्वी की तरफ नहीं दिखता है। इसका मतलब बात समझ में आ रहा है कि इसका मतलब यह है कि पत्थर की धरती की ओर खींचता है, यानी इस ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं को एक दूसरे आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये बात बोला गया क्या कि सिंपल सा समझते हैं कि एग्जाम्पल कि एक ढेला है, गली में कहीं भी रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, घर में रहते हैं, छत पे रहते हैं, उसको आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। ठीक है, तो जब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। यानी ऊपर की ओर फेंके थे तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एक बल है जो ऊपर की ओर ढकेल रहा था, लेकिन एक सीमा पर जाने के कारण जब ऊपर जा रहा था तो भी और नीचे आ रहा था तो भी एक बल जो है अपनी ओर खींच रहा है। जैसे कि अगर कोई गाड़ी है या कोई बच्चा है दौड़ रहा है और उसको कहें कि रुक जे, तो कुछ दूर तक तो आपको खींच ही लेगा क्योंकि वो गति में है, लेकिन धीरे धीरे जाते जाते रुक जाएगा, फिर उसको हम खींच लेंगे, यही होगा ना। तो उसी प्रकार से क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर ऐसे उछालते हैं तो उछालने के दौरान क्या होता है कि वो जो वस्तु होता है, पहले हमने ऊपर बल दिया तो ऊपर की ओर गया, और वो वस्तु को क्या करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर खींचता है। तो जब अपनी ओर खींच रहा है तो किस तरह का बल लग रहा है, यानी कि आकर्षण बल लग रहा है। तो वही चीज़ बोल रहा है क्या कि बस कुछ हमारे पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा हुआ है। अगर नहीं जुड़ा हुआ रहता तो पृथ्वी जो है अपने जगह से दूसरे जगह पे चल जाता, चंद्रमा अपने जगह से दूसरे जगह पे चल जाता, सूर्य अपने स्थान से दूसरे स्थान पे चल जाता, बृहस्पति अपने स्थान से दूसरे स्थान पे चल जाता ना। ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, चाहे वो पृथ्वी चाहे उपग्रह हैं, वो सब क्या हवा में तैर रहे हैं, सब हवा में तैर रहे हैं। लेकिन तैरते हुए भी क्या वो अपना स्थान छोड़ रहा है, उसी स्थान पर तैर रहा है। इसका मतलब कि पृथ्वी के ब्रह्मांड में या पृथ्वी पे कहीं ना जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, सब में कहीं ना कहीं आकर्षण बल है तो ना। उसकी वो एक ग्रह उसके उपग्रह की परिक्रमा करा, उसका वो परिक्रमा कर रहा है एक निश्चित ऑर्बिट में, एक निश्चित कक्षा में कर रहा है ना। तो वही चीज़ बोला गया है कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं जैसे जिस प्रकार से पृथ्वी पर एक आकर्षण बल होता है जो हर वस्तु को सजीव और निर्जीव अपनी ओर खींच रहा है और जुड़ा हुआ है, कोई किसी को गिरने नहीं दे रहा, उसी प्रकार से आकाश में, ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह उपग्रह हैं, सब अपनी निश्चित ऑर्बिट में घूम रहे हैं और अपने क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं उनके बीच में एक आकर्षण बल लगा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं। अब आते हैं आगे की ओर। एक पहला बात है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। एगो न्यूटन का प्रथम नियम होता है, द्वितीय नियम होता है, तृतीय नियम, वो अलग चीज़ होता है, वो लोग हम बल और गति में पढ़ेंगे, ठीक है, या पढ़ चुके होंगे। लेकिन न्यूटन का गुरुत्वा नियम क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ये है क्या। तो न्यूटन का गुरुत्व का नियम बोला गया, सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। बोला जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया। न्यूटन का पूरा नाम क्या है, तो सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने क्या किया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। कब दिया था, तो 1687 में। बोला गया कि न्यूटन ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का बल दिया, और कब दिया, तो 1687 में। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में काम देगा, इसमें कोई दिक्कत। आगे की ओर चलते हैं। न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, यानी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार क्या होता है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार उनके द्रव्यमान के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसका नियम हम लोग समझते हैं। एक फॉर्मूला आता है गुरुत्वाकर्षण के नियम के लिए, एफ। ए क्या है, एक दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल है, आकर्षण बल है, और एक जी होता है फॉर्मूला एम गुने m2/r²। ठीक है। एफ क्या है, पहले पिंड मान लेते हैं कि m1 क्या है, m1 हमारा क्या है, प्रथम वस्तु का द्रव्यमान। क्या है, प्रथम वस्तु का द्रव्यमान।
और m2 क्या है, द्वितीय वस्तु का क्या, द्रव्यमान। और दोनों के बीच की दूरी, ये तुम्हारा क्या है, दोनों के बीच की दूरी, और इसको बोलते हैं गुरुत्वीय नियतांक। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय नियतांक। इसका मान जो होता है फिक्स होता है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर कोई वस्तु m1 है, एक कोई वस्तु a है और कोई वस्तु क्या है, b है, a का मान m1 है और b का मान क्या, मतलब उसका वजन जो है, भार जो है क्या है, m2 है। क्या बोला गया कि मान लो कि दो वस्तु है, पहले वस्तु का नाम क्या है, a है, और दूसरे वस्तु का नाम क्या है, b है। कोई दिक्कत? अब बोला गया है क्या कि दोनों के बीच का, पहले वस्तु का वजन क्या है, m1 है, और दूसरे वस्तु का वजन क्या है, m2 है, और दोनों के बीच का दूरी जो है वो कितना है, r है। तो दोनों के बीच में कितना बल लगेगा, F बराबर G गुने m1 गुने m2 बटा r²। बात समझ में आ रहा है? ध्यान रखना है, क्या कहा गया कि अगर कोई वस्तु हमारा क्या है, A है, जिसका मान m1 है, जिसका भार m1 है, दूसरा वस्तु क्या है, B है, जिसका भार क्या है, m2 है, ठीक है, और दोनों को r डिस्टेंस पर रखा गया है, r दूरी पर रखा गया है, तो दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होगा, आकर्षण बल, वो कितना होगा, G m1 गुने m2 बटा r²। कोई दिक्कत? अब ये आता कहाँ है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक तो होता है, वीडियोज को रोक रोक के आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिगर वगैरह जरूरी है, ठीक ना। ये आता कहाँ है, तो एक इसको कह सकते हैं, तो इसके आधार पर F जो होगा समानुपाती होगा m1 के, फिर F समानुपाती होगा m2 के। तो इसको पहला समीकरण मान लेंगे और इसको दूसरा समीकरण मान लेंगे। कोई दिक्कत? और उसी प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा, F जो होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, तो r² के, ठीक है। सॉरी, इसको यहाँ पे ऐसे कर देंगे, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। ये पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण और ये तीसरा समीकरण। अब तीनों समीकरण को मिला देंगे, पहला दूसरा और तीनों को मिला देंगे, तो लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 और क्या 3 से क्या हो जाएगा, F बराबर G m1 गुने m2 बटा r²। ये फार्मूला सिद्ध करने के लिए पूछता है क्लास 11th में। आप लोग को बस इतना समझना है कि दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, G m1 गुने m2 बटा r²। और ये कहाँ से आता है, तो आकर्षण बल जो होता है प्रथम द्रव्यमान के समानुपाती होता है, फिर आकर्षण बल जो होता है द्वितीय द्रव्यमान के समानुपाती होता है, और आकर्षण बल दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। इससे पता चला क्या कि मास बढ़ेगा मतलब द्रव्यमान बढ़ेगा तो आकर्षण बल बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो आकर्षण बल घटेगा, लेकिन दूरी बढ़ेगा तो आकर्षण बल क्या होगा, घटेगा नहीं, घटेगा। दूरी बढ़ेगा तो आकर्षण बल, सिंपल सा समझ लो, एक वस्तु यहाँ एक वस्तु यहाँ है, धागा से बांधे हुए हैं, ज़्यादा ताकत लगेगा कि इतना दूरी से है तो ज़्यादा ताकत लगेगा, कि इतना दूरी रहेगा तब ताकत ज़्यादा लगेगा, जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतने ज़्यादा ताकत लगेगा, नहीं, कभी नहीं। अब क्या कहते हैं, हम तुमको यहाँ से मान लेते हैं, हम दोनों हाथ मिला के एक दूसरे को धरे हुए हैं, ठीक, तुम अपनी ओर खींच रहे हो, हम अपनी ओर खींच रहे हैं, ये ज़्यादा ताकत लगेगा कि एगो रस्सी बांध दिए, हम अपने हाथ में बांध लिए, तुम अपने हाथ में बांध लिए, और तुम अपने तरफ से खींच रहे हो और हम अपने तरफ से खींच रहे हैं, तो ज़्यादा ताकत कब लगेगा, जब दोनों का हाथ जुड़ा हुआ है तब, कि रस्सी से धर ले हैं तब, यानी कि नज़दीक आया तब ना। तो दूरी बढ़ने से आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा, और दूरी का क्या कहते हैं, सॉरी, दूरी बढ़ने से आकर्षण बल घटेगा, और दूरी के घटने से आकर्षण बल बढ़ेगा। बात समझ में आया? क्या बोला गया, दिमाग में समझना है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा, अब वस्तु के बीच के दूरी के बढ़ने से वो घटेगा, और बढ़ने से क्या होगा, मतलब बढ़ेगा तो वो घटेगा, यानी कि दूरी अगर बढ़ेगा तो प्रतिकर्षण बल घटेगा, दूरी अगर घटेगा तो प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा, यानी एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। यही चीज़ हमारा था क्या कहते हैं, न्यूटन का गुरुत्वीय नियम, जो आगे चल के और डिटेल से देखेंगे।
इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा जब आपका अपलोड होगा तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी, ध्यान से पढ़ोगे तो बड़े काम की चीज है। अगला हमारा क्या है, गुरुत्वा के पहले नियम जो अभी हमने समझाया था, है ना, जो अभी हमने समझा वही चीज। पहला बोला गया दो वस्तुओं के बीच का बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुमान होता है, यानी F समानुपाती m1 और m2। हमने अलग अलग किया, यहाँ पर एक साथ लेकर चला है। F जो है हमने क्या किया, F समानुपाती m1 और दूसरा F समानुपाती m2, तो दोनों को मिला देंगे तो F समानुपाती क्या हो जाएगा, m1 गुने m2, जो कि यहाँ लिखा है, हमने और डिटेल से किया था। कोई दिक्कत, ये ध्यान रखना, पहला नियम। और दूसरा का नियम वही रेडियस वाला होगा, दो वस्तुओं के बीच का बल उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे फॉर्मूला भी देले होगा, देखो यहाँ हमने दूरी को d से r से सूचित किया है, यहाँ पर दूरी को d से सूचित किया गया है। दूरी को आप कोई p से सूचित करे, कोई l से सूचित करे, तो सूचित करने का चीज़ है ना। तो ये क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। फिर उसके बाद दोनों समीकरण को मिला दिया, तो समीकरण को मिला दिया तो क्या बन गया, यहाँ पर क्या कहते हैं, हमने अभी जो फार्मूला दिया था कि दोनों पर समीकरण 1 और 2 को संयुक्त करेंगे तो क्या बोलेगा, F बराबर G m1 गुने m2 बटा r स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला बनेगा। और इसका इकाई क्या होगा, न्यूटन होगा। मास कौची में होगा, केजी में होगा, और दूरी कौची में होगा, मीटर में होगा। ध्यान में रखना, अगर नहीं रहेगा तो उसमें उसको बदल देना है, ठीक है। क्या बोला गया कि अगर F जो निकलेगा, फोर्स जो बल निकलेगा वो क्या होगा, न्यूटन उसका एसआई मात्रक होगा। फिर क्या होगा, मास का एक एसआई मात्रक केजी होगा, और डिस्टेंस जो होगा, दूरी जो होगा, उसका एसआई मात्रक मीटर होगा। अगर नहीं रहेगा तो इस रूप में कन्वर्ट कर देना है, बदल देना है, तब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे की ओर चलते हैं। संस्थान बल क्या होता है, तो संस्थान बल के बारे में हम लोग जानेंगे बारी बारी से। जहां पर जी सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक व्यापारी है, इसका मतलब यह है कि दो स्मारकों के लिए सभी जगह पर एक जैसा ही होता है। बोला गया है क्या कि स्थान बल मतलब कहा गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वह सभी स्थान पर क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा है कहीं पर कम होगा, हर जगह क्या होगा। क्या अगर मान लेते हैं बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग है तो गुरुत्वाकर्षण इस बिल्डिंग पे जाए चाहे इस बिल्डिंग पे जाए, सब पर क्या होगा, बराबर ही होगा। और उसका मान क्या होता है, जी का जो मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11, ठीक है, ये दिमाग रखना है। ये क्या होता है, ये किसका मान होता है, हमने जो बड़ा वाला जी लिखा था ना, उसका मान क्या होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। इसको बोला गया जी को सार्वत्रिक स्थिरांक कहते हैं। क्या बोला गया, अभी हमने जो जी दिखाया वो जी को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक स्थिरांक कहते हैं। और बोला गया क्योंकि इसका मान मध्यम की प्रकृति तापमान या अन्य किसी पर परिवर्तित से अनुमोदित नहीं है। कहने का मतलब है कि जी का जो मान होता है बदलता नहीं है, इसीलिए उसे क्या कहा गया, स्थिरांक कहते हैं। और मान क्या होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11। ये दिमाग में रखना है, इसका मान जो होता है याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में काम देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं। न्यूटन के गति का तीसरा नियम बोला गया है कि न्यूटन गति के तीसरा नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम से संबंधित करते हैं। तो बोला गया है किसी भी क्रिया के अनुसार उसकी समानता तो ठीक है, लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आप लोग न्यूटन के गति का नियम पढ़े होंगे, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया के अनुसार प्रतिक्रिया हुआ। हम आपको चाटा मारेंगे तो आपको तो चोट लगेगा, हमारे हाथों को भी चोट लगेगा। हम दीवार पे अपना सर या हाथ पटकेंगे तो हमारे सर या हाथ को भी चोट लगेगा, लेकिन जिस दीवार पे करेंगे उसको भी चोट लगेगा। चूँकि वो निर्जीव है तो बताता नहीं है,
लेकिन हम सजीव है तो हमें महसूस होता है। नहीं तो अगर पटकते हाथ तो हमारे हाथ में दर्द होता है, क्या उस पर आवाज़ नहीं आता है? आता है। यानी हर क्रिया के अनुसार क्या होता है? प्रतिक्रिया होता है। अगर हम आपको जैसे देखो, हम बॉल को दीवार पे हिट करते हैं तो दीवार से बॉल हमारी ओर आता है ना, ठीक है। हम पानी में गेंद को ढकेलते हैं तो फिर उछल के गेंद ऊपर आ जाता है। तो हर क्रिया के अनुसार प्रतिक्रिया होता है। हम नदी में ऐसे ऐसे करते हैं तो पानी को हम लोग ढकेलते हैं तो पानी हमें ढकेलता है, आगे की ओर ढकेलता है। तो हर क्रिया के अनुसार प्रतिक्रिया होता है। तो एक न्यूटन के गति का तीसरा नियम होता है। क्या कहलाता है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम। ये क्या बताता है कि हर न्यूटन के गति के तीसरे नियम के आधार पर हर क्रिया के अनुसार क्या होता है? प्रतिक्रिया होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे की ओर चलते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के हिसाब से हम लोग चलते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम से संबंधित तीसरा नियम। किसी भी क्रिया के लिए उसकी समानता तो ठीक है, लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है, वही बोला गया है। और मतलब कहा गया है कि हर क्रिया के अनुसार क्या होता है? प्रतिक्रिया होता है। हम आगे की ओर ढकलेंगे तो अगला हमें पीछे की ओर ढकलेगा। तो कभी भीड़ में गए हो, बढ़े ना आगे तो कहता तू जो ना पीछे, करता है ना ऐसा। तो उसी प्रकार से क्या होता है, जब हम आगे की ओर करेंगे तो वो हमें क्या होगा? पीछे की ओर ढकेलेगा। तो जो हमने क्रिया किया तो उसने हमको पीछे की ओर ढकेला, वो क्या हुआ? प्रतिक्रिया हुआ। बात समझ में आया? आगे की ओर चलते हैं। नियम के अनुसार बोला गया इस ब्रह्मांड में हर एक वस्तु अलग अलग तरीके से बनाया गया है। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी को अपनी ओर खींचा जाना चाहिए। वस्तु में पृथ्वी को अपने केंद्र की ओर खींचा जाता है, लेकिन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार पृथ्वी अपनी ओर खींचा जाना चाहिए। वास्तव में पृथ्वी को अपनी ओर खींचा जाना चाहिए। कहा गया है क्या कि न्यूटन के गुरुत्व के नियम के अनुसार क्या बताया गया कि हमारे ब्रह्मांड समझते हो? आकाश नहीं, कुछ समझ, आकाश, सूर्य, हाँ सोलर सिस्टम, बिल्कुल वो भी कह सकते हो। तो हमारे सोलर सिस्टम में आकाश में कई प्रकार के ग्रह हैं, उपग्रह हैं, और वहाँ पर कई तरह की वस्तुएं हैं, है ना। इतनी सारी वस्तुएं जिसकी जानकारी ना हमें है ना बहुत, हम जितने पृथ्वी पर वैज्ञानिक है उनको भी नहीं है। इतनी सारी वस्तुएं सजीव और निर्जीव है। इतने सारे ग्रह हैं जिसकी खोज अभी तक भी नहीं की गई है। हमारे सोलर सिस्टम में अभी भी बहुत सारे ग्रह हैं जिसकी खोज नहीं की गई, क्योंकि उतना लोग गया ही नहीं है। तो जितनी भी वस्तुएं हैं जिसकी खोज भी की गई है, वो प्रत्येक का बनावट क्या है? अलग है। प्रत्येक का बनावट अलग है। तो अगर क्या कहते हैं, कह रहा है क्या कि अगर हम देख रहे हैं कि पृथ्वी गोलाकार है और उस पर हम लोग रहते हैं, तो पृथ्वी का केंद्र से गुरुत्वाकर्षण बल हमें खींच रहा है, तो हमने प्रतिक्रिया करके हमें कहना कि हम उड़ जाएंगे, तो उड़ जाते हैं? नहीं, ऐसा होता है। तो कारण क्या है? इससे अर्थ यही निकलता है क्या कि हर वस्तु का बनावट अलग होता है। हर वस्तु का बनावट अलग होता है, कुछ ना कुछ है। जैसे कि इंसान की ही बात करो ना, 2 पैर, 2 हाथ, नाक वगैरह सब कुछ है, लेकिन जितने सारे बच्चे, जितने सारे लोग जन्म ले रहे हैं, क्या सबका चेहरा मिलता है? थोड़ा ना बहुत अंतर होता है। कभी कभी जुड़वा भी पैदा ले लेता है लोग, तो चेहरा मिलता है तो गुण नहीं मिलता है, गुण में अंतर आ जाता है ना। तो हर वस्तु का क्या है? बनावट अलग है और उसकी क्रिया भी अलग अलग होती है। यही हमारा न्यूटन के गति के नियम में समझाया गया है। अब सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है तो हम लोग समझते, बोलेगा एग्जाम में पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व को बताएं। क्या बताया जाएगा? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व को बताएं। तो पहला महत्व क्या है? हमें पृथ्वी से छोड़े रखने वाला बल, मतलब कि इसको कहने का मतलब होता है हमें पृथ्वी से छोड़े रखने वाला बल। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करती है और सूर्य के चारों ओर के ग्रह की गति करता है। चंद्रमा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। अब ये बोला गया क्या, हम लोग समझेंगे कि हम पृथ्वी, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम क्या बताता है कि हम जो पृथ्वी पर गोलाकार में जुड़े हुए हैं, अगर उस पर बराबर जी नहीं लगता तो क्या कहते हैं, और निश्चित मात्रा में जी नहीं लगता तो कस के पकड़े हुए रहता, तो हम पैर उठाते तो मेरा पैर उठता, ढले रहता। लेकिन इतना ही लगा है कि हम गिरे नहीं, लेकिन आराम से हम उस पर चल सके। ठीक है, तो ये भी एक नियम है। अगला है क्या कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करती है।
तो पृथ्वी एक निश्चित उस पर क्या है, चंद्रमा पर एक गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, तो इस जिससे कि क्या हो रहा है, उसके चक्कर लगाते हुए उसको पार भी नहीं कर रहा है और उसके अंदर भी नहीं आ रहा, उसी चक्कर में लगातार घूमते जा रहा है। नहीं तो क्या होता, चक्कर लगाते 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 घोलते 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 जाके डिम चंद्र पृथ्वी में टकरा जाता। लेकिन टकराता है, वो निश्चित दूरी पर लगातार घूम रहा है, लगातार घूम रहा है। तो भी क्या है, सार्वत्रिक नियम का ही एक उदाहरण है। फिर सूर्य के चारों ओर की ग्रह की गति, मतलब सूर्य के चारों ओर जो ग्रह जो होता है, पृथ्वी हो या कोई भी अगर चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो जो चक्कर लगा रहा है तो कहीं ना कहीं एक निश्चित उस पर गुरुत्वाकर्षण बल या कोई बल लग रहा है, तब ना उससे ज़्यादा या कम जा रहा है। कभी ऐसा हो रहा है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी बढ़ जा रही है या घट जा रही है, ऐसा हो रहा है, वो तो फिक्स है ना। तो बोला ये सारे जो नियम है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वा के सार्वत्रिक नियम का उदाहरण है। अगला आता है मुक्त पतन क्या होता है। ये बहुत कम पूछता है लेकिन पढ़ लेते हैं। तो किसी वस्तु का पृथ्वी गुरुत्वीय बल के प्रभाव से पतन होता है तो मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन में वस्तु के वेग की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वह सदा पृथ्वी की ओर गिरते रहती है, लेकिन वस्तु के वेग में पैमाने में परिवर्तन होता है। मुक्त पतन समझ में आता है। समझिए कि अभी हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़े हुए हैं तो पृथ्वी की सतह पे सटे हुए हैं। हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले सुने होंगे कि यहाँ से लोग चंद्रमा पर गया, तो देखे होंगे न्यूज़ वगैरह में कि लोग उड़ रहा है, उसको एक धक्का मारो तो दूर फेंका जाए। हम लोग करोगे तो ऐसा होगा, वायुमंडलीय दाब करेगा और पृथ्वी हमको अपनी ओर खींच लेगा। लेकिन वहाँ पर क्या होगा, वस्तु को बिग दोगे तो गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं, तो वेग जितना दूर जाएगा वो चल गया, जाके अटक जाएगा, रुकवे नहीं करेगा। ठीक है, नचा के बिग दो तो कहाँ जाएगा कोई पता नहीं है। तो कारण क्या है कि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। तो मुक्त पतन का मतलब होता है कि अगर वह ऐसा स्थान जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ही नहीं, तो वस्तु क्या होगा, मुक्त हवाओं में जैसे वो क्या होगा, इधर उधर क्या होगा, घूमते रहेगा, चलते रहेगा, उस पर कोई बल ही नहीं खींचेगा। तो चलबो करेगा तो लगेगा ना कि ऐसे 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 करके उछल उछल के चल रहा है, एक डेग मारेगा तो लगेगा 4 डेग गया, इस टाइप से होता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पे जब नहीं रहेगा तो वस्तु का मूवमेंट जो होगा क्या दिशाहीन हो जाएगा। तो तरह से कह सकते हैं दिशाहीन होगा। अगले पॉइंट बताया गया कि मुक्त पतन में वस्तु के वेग की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि वस्तु के वेग जो होता है न ज़्यादा होगा न कम होगा, न उसके दिशा में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा। और क्योंकि वह सदैव पृथ्वी की ओर गिरती रहती है, लेकिन वस्तु के वेग के पैमाने में परिवर्तन होता है। मतलब बोला गया है कि वेग के पैमाने में, मुक्त पतन में क्या बोला गया कि पैमाने में परिवर्तन होगा, यानी कि मान में परिवर्तन होगा, मेजरमेंट में परिवर्तन होगा, लेकिन उसके दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ग्रेविटेशन कभी ऐसा हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे से ऊपर की ओर ढकेलने लगे। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा जो होगा ऊपर से नीचे की ओर ही खींचेगा। कभी ऐसा सुने हो कि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे से ऊपर की ओर ढकेल दिया? नहीं ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल का दिशा जो होता है हमेशा निश्चित होता है, वह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही खींचेगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर जो अभी इस पृथ्वी पे इस जगह पे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल कुछ और है, और पहाड़ पे चले जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल कुछ और हो जाएगा। तो सार्वत्रिक नियम के आधार पर जी का मान जो होता है, बड़ा अक्षर जी का मान जो होता है वह नहीं बदलता है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी का मान जो होता है, जनरली मान लेके चलते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यह मान जगह के आधार पर थोड़ा बहुत क्या होता है, बदलते रहता है। तो मान में परिवर्तन होगा लेकिन दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही बोला गया है। अब यहाँ पर गुरुत्वीय चित्र के बारे में बोला गया है कि स्वतंत्र रूप से जुड़ी हुई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रॉन, गुरुत्वीय बल के कण, ये सब क्या है, उदाहरण के रूप में दिया गया है। जी का मान है, इसको ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक टर्म आता है बड़ा वाला जी और छोटा वाला जी। बड़ा वाला जी को गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं और छोटा वाला जी को गुरुत्वीय आकर्षण कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यहाँ पर सिर्फ क्या कहते हैं, नियतांक कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। तो देखो स्मॉल जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
और बड़ा वाला जी का मान कितना होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये ध्यान में रखना है। जा क्या बताया गया कि आपका छोटा वाला जी का मान क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बड़ा वाला जी का मान जो होगा 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा। यह अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, मतलब कि स्थान बदलने से इसका मान क्या होता है परिवर्तित होता है, लेकिन कैपिटल जी का मान जो होता है कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, ध्यान रखना है। अगला हमारा चलते हैं, इसकी सामग्री जो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहने का मतलब होता है कि इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर छोटका जी का होता है और बड़का जी का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। जी जो है हमेशा एक सदिश राशि है क्योंकि इसका दिशा होता है, लेकिन एक अदिश राशि है क्योंकि इसका कोई दिशा नहीं होता है। सदिश राशि क्या होता है वैसा, हाँ नहीं, सदिश राशि जिसका मान क्या और दिशा दोनों हो तो उसे क्या कहते हैं सदिश राशि कहते हैं, और जिसका सिर्फ और सिर्फ मान हो कोई भी दिशा नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं अदिश राशि कहते हैं। तो बड़ा वाला जी का मान क्या है मान है, लेकिन क्या इसका कोई दिशा है नहीं है, लेकिन इसका क्या है दिशा है। दिशा क्या है तो हमेशा वह ऊपर से नीचे की ओर खींचेगा, ठीक है, इसीलिए यह एक सदिश राशि है। पूछ देगा कि इनमें से किसका मान ग्रेविटेश बोलेगा कि गुरुत्वीय का मान जो होता है वह कैसा होता है सदिश राशि की अदिश राशि की दोनों की, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा सदिश राशि। अगर कैपिटल जी का मान पूछेगा तो कैसा होता है तो अदिश राशि, ध्यान रखना। कितना मान होता है तो 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और स्मॉल जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं, मास। अब द्रव्यमान क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में हिंदी में द्रव्यमान या मास। क्या होता है तो समझते हैं, किसी वस्तु में निहित पदार्थ का द्रव्यमान होता है या किसी वस्तु के जड़त्व की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। यानी कि द्रव्यमान क्या है तो किसी वस्तु के अंदर जो वजन होता है, अब मान लेते हैं हमारा वजन क्या तुम्हारा वजन दोनों बराबर होगा तो नहीं, तो हमारे शरीर के अंदर जो वस्तु है उसका वजन और आपके शरीर के अंदर जो वस्तु है उसका वजन दोनों में अंतर होगा तब ना। ऊपर तो खोलिया है, नीचे ना सारा किडनी लीवर आंतरी पथरी सब चतरी सब है ना जी, तो उसका वजन हमारा ज़्यादा है कम है, तुम्हारा कम है तो तुम्हारा कम है इसलिए तुम्हारा वजन कम है, मेरा ज़्यादा है इसलिए मेरा वजन ज़्यादा है ना। तो बोला गया है क्या कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, ऐसे वस्तु का द्रव्यमान एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस समझ लेना है कि होता क्या है। तो किसी वस्तु के अंदर निहित पदार्थ जो होता है, किसी वस्तु के अंदर जो निहित पदार्थ मतलब कि मौजूद जो पदार्थ होता है उसका मान ही क्या कहलाता है द्रव्यमान कहलाता है। और द्रव्यमान का सिर्फ मान है, इसमें कोई दिशा है नहीं है, तो यह एक क्या है कौन सी राशि है अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या होता है अदिश राशि होता है, और इसका जो ऐसा यूनिट क्या होता है वो क्या होता है केजी में लेके चलते हैं, ठीक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है सर्वत्र समान होता है, मतलब किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है चाहे हम यहाँ रहें या गौरीचक रहें चाहे लंदन रहें, हमारा द्रव्यमान क्या होगा हमेशा ठीक है। आज हम 60 केजी हैं तो हम चल जाएंगे पटना तो हमारा 65 केजी हो जाएगा, मास तो वही ना है, वजन बदलेगा नहीं ना बदलेगा। वही बोला गया है किसी स्थान पर द्रव्यमान शून्य नहीं होता है, मतलब किसी भी स्थान पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है शून्य नहीं होता, कुछ न कुछ उसका मान होता है जरूर, लेकिन भार शून्य हो जाता है। द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, हम लोग समझेंगे। क्या बोला गया कि मास के हमेशा क्या होता है, नहीं द्रव्यमान हमेशा वही रहता है, वो परिवर्तित नहीं होता है। चाहे यहाँ चले जाएं या किसी दूसरे ग्रह पे भी चले जाएं तो हमारा द्रव्यमान हमेशा सही वही रहेगा जो पहले था, और वह एक अदिश राशि होगा, कोई दिक्कत, यह बदलेगा नहीं। लेकिन आगे की ओर चलते हैं भार के बारे में। और द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होता है, ध्यान में रखना है। फिर बोल रहा है किसी भी वस्तु का भार वह बलपूर्वक बनता है जिसपे पृथ्वी अपनी ओर खींचता है। अब भार क्या हुआ तो वजन तो जो है ही,
लेकिन पृथ्वी जितना अपनी ओर खींचेगा उतना ही वजन उसका ज़्यादा होगा। अब देखो, तुमको अगर बोले कि पापा का वजन कितना होगा, लगभग तुम्हारे पापा का वजन कितना होगा? 65 किलो। चलो मान के चलो 65 किलो। तुमको कहें कि पापा का गोदी उठा लो, उठा लोगे? नहीं उठेंगे। लेकिन हम एक जगह बताएंगे जहाँ पे ले जाओगे तो पापा को उठा लोगे। नदी में ले जाना और नदी में लेके हल्के जोर लगाना, देखना पापा उठ जाएंगे। कीचड़ और कीचड़ होगा तो कीचड़ साफ करके बैठाएंगे। कीचड़ भी होगा तो कितना की भर भर कमर कीचड़ होगा। अरे कीचड़ भी तो एक लिमिट्स में होगा ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कारण क्या है कि नदी में गए तो वहाँ पर नदी का जो दाब है ऊपर की ओर, पानी ऊपर की ओर खींच रहा है और गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रहा है, तो थोड़ा सा वजन भार क्या हो जाएगा, कम पड़ेगा। अब सिंपल सा बात है कि वो नॉर्मल धरती पर आप खड़ा हैं तो सारा भार जो है धरती पर है, धरती अपनी ओर खींचे हुए है। लेकिन क्या कहा जाए, अब जब पानी में गए तो कुछ भार धरती पर है, कुछ भार क्या कहते हैं वहाँ में निश्चित पानी पर है, तो पानी तो कुछ भार को कम कर देगा ना। तो इस तरह से क्या कहते हैं, ज़्यादा वजन नहीं पड़ेगा। अब एगो बोझा है, सिंपल है, तुमको हम उठाएं तो अकेले तुम हमको उठाओ, तो उठाने की बात करोगे तो अकेले कहो कि ना उठेंगे, लेकिन तीनों मिलकर हमारा टांग के नहीं ना जे लोंगड़ा दोगे, है ना जी। तो कारण क्या, तीनों ने वजन बांट लिया, कोई किसी ने टांग उठाया, किसी ने मुंह उठाया, किसी ने पेट उठाया और उठा के रख दिया। तो उसी प्रकार से जब नदी में गए तो नदी ने भी कुछ भार लिया और वहाँ के क्या कहते निश्चित ज़मीन ने भी कुछ भार लिया और उसको आराम से हम उठा लेंगे। अब अपने पापा मम्मी को चाहेंगे तो नदी में एक साथ दोनों को उठा लेंगे, कहोगे कि हम वीर बलवान हैं, ठीक है। तो इसका कारण क्या, ये साइंस है, इसको समझना है, क्योंकि इससे पता चलता है। तो क्या नदी में उनको उठा लिए तो क्या उनका द्रव्यमान 65 किलो से 40 किलो हो गए? नहीं, द्रव्यमान वही है लेकिन भार कम गया। भार कम गया कि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो है थोड़ा सा कम लगा और वायुमंडलीय जो वायुमंडलीय करे पानी का जो दाब था, प्रेशर था, उसे ऊपर की ओर ढकेला। हम पानी में अपना हाथ नीचे की ओर, तो पानी नहीं ऊपर की ओर ढकेलता, हाथ पर भार पड़ता है, यानी पानी नीचे से ऊपर की ओर ढकेल रहा है। तो एक गुरुत्वाकर्षण तो पकड़ नहीं था, एक हमने जोर लगाया और पानी भाई से कहा कि भैया तू उठा ले, तो दोनों मिलकर पापा को उठा लिए। तो भार जो होता है पर जगह के आधार पर परिवर्तित होता है, लेकिन द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। आगे की ओर जानते हैं फॉर्मूला कि बल बराबर द्रव्यमान गुने क्या है, द्रव्यमान गुने द्रव्यमान किया है, यहाँ पर थोड़ा गलत है, इसको हम देख लेंगे। बल बराबर क्या होता है, F बराबर m गुने a होता है, यानी कि m द्रव्यमान और ये क्या होगा, त्वरण होगा। क्या होगा, त्वरण होगा। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण होता है। ये आपका गलत है, इसको क्या कर लेना है, त्वरण कर देते हैं, ठीक है। और अगर g के मान होता है तो F बराबर mg, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय का मान जो कि हमने बताया था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी बताए थे ना। तो यही होगा g का मान, और m का मान तो जो दिए हुए रहेगा वो, ठीक है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि लिखते समय ध्यान नहीं रखना और द्रव्यमान गुने द्रव्यमान लिख देना, तो उसे रहता है द्रव्यमान का स्क्वायर नहीं कर देते, वर्ग नहीं कर देते। ये ध्यान वहाँ पे गलती है, उसको थोड़ा सा सुधार लेना है, ये नहीं गलत छाप लेना है ना। फिर उसके बाद बोला गया पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी का गुरुत्वीय बल g होता है, मतलब वही मान बोला गया g होता है, वही यहाँ पर देखो फॉर्मूला दिया है, F बराबर m गुने g, है ना। इसी को भाषा में लिखा, F बराबर F m द्रव्यमान और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लिख दिया ना। यही चीज़ है आपका। ये यहाँ तो g होता है का, नींद आ रहा है का, आज ये बज गया 5 बजा है ना, छोड़ देगा। सोच तो रहे थे कि ना छोड़े, अभी एक कोशिश तो मेरा यही है, लेकिन देखिए बाकी आप प्रभु की इच्छा और आप लोग की मर्जी। फिर उसके बाद क्या होता है, W बराबर क्या होता है, m गुने g। W बराबर भी क्या होता है, m गुने g। W क्या है, भार, यानी कि वेट, बिल्कुल सही बात है। इंग्लिश मीडियम में उसको क्या कहेंगे, वेट कहेंगे, और हिंदी में उसे क्या कहेंगे, भार कहेंगे। m हमारा मास यानी कि द्रव्यमान, और g हमारा गुरुत्वीय होगा, जो अभी हमने बताया था। इसका मान, g का मान कितना, मान कितना,
9.8 गुने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, ये ध्यान रखना है। W बराबर mg फॉर्मूला, और इसका SI मात्रक बोला गया है क्या, भार एक बल है, और उसका SI मात्रक क्या होगा, न्यूटन। क्या होगा, न्यूटन N नहीं होगा, इसमें देख लेते हम, निकाल लेते हैं। W बराबर m गुने g, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये F के बराबर है, यानी कि न्यूटन ही होगा। सिर्फ क्या होगा, न्यूटन ही होगा। भार का मान क्या होगा, न्यूटन ही होगा, ध्यान रखना है। कभी कभी हिंदी टाइपिंग में मिस्टेक होता है, तो इसी को तो क्लास समय सुधारा जाता है। अब आते हैं द्रव्यमान और भार में अंतर। पहला, किसी वस्तु में निहित कुल द्रव्यमान की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान कहलाती है। बोला गया है किसी वस्तु में निहित कुल द्रव्यमान जो होता है, हमने क्या बोला था, हमारा पूरा ऊपर का क्या खोलिया है, उसके अंदर किडनी, लीवर, अंतरी, पचौनी, आँख, नाक सब मिला के जब जोड़ेंगे तो वजन निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा तो हमारा अंतरी निकाल लो, अब वजन तोलो तो घटेगा ना जी, कुछ तो घटेगा। आँख निकाल लोगे तो कुछ तो वजन 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम घटेगा ना। तो सबको जोड़े तब ना हमारा वजन 60 kg या 62 kg जो भी होगा, ठीक ना। नहीं तो किसी को अगर प्रैक्टिकल करना है तो पहले अपने तोलवा लो, फिर हाथ काट लो, फिर तोलवाओ, फिर गोर काट लो, फिर तोलवाओ, देखना धीरे धीरे घटते जाएगा, ठीक ना। यानी कि पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट आपके हाथ का कितना वजन है, नाक का कितना वजन है, गोर का कितना वजन है, ठीक है। सही से हो रहा है ना, चलो भाई टाइमिंग बच रहा है। उसके बाद यानी कि और इसके अंदर गुरुत्वीय बल के आधार पर, यानी कि यहाँ पर द्रव्यमान जो होता है जिस वस्तु में जो मौजूद क्या कहते हैं वस्तु है, किसी भी द्रव्यमान के अंदर वो मौजूद वस्तु पर ही उसका द्रव्यमान निर्भर करता है। लेकिन भार जो होता है किस पर निर्भर करता है, जी पर निर्भर करता है, ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान का माप हम किसी वस्तु के जड़त्व की माप से करते हैं, यानी कि वस्तु का जो द्रव्यमान निकालते हैं किससे करते हैं, उसके जड़त्व से करते हैं। लेकिन यहाँ पर किससे करते हैं, m गुने g से करते हैं। ध्यान रखना है जी, फार्मूला अभी हमने बताया ही था। उसी प्रकार से इसका भार है अलग अलग है, द्रव्यमान जो होता है हमेशा समान होता है, लेकिन भार क्या होता है, परिवर्तित होते रहता है। अभी हमने कुछ देर पहले समझाया है कि द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है, भार जो होता है परिवर्तित होते रहता है। कोई दिक्कत, हाँ। आगे की ओर चलते हैं, और भी पॉइंट्स है, ये भी हम लोग देख लेंगे कि एगो सदिश राशि एगो अदिश राशि है। ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछेगा द्रव्यमान और भार में अंतर, तो जनरली 3 नंबर का रहेगा तो 3 पॉइंट, और 5 नंबर का रहेगा तो 5 पॉइंट लिख देना है। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं, जी को प्रभावित करने वाले घटक, यानी कि जी यानी का मान जो होता है कैसे बढ़ता है या घटता है। तो पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं हो, बोला गया है। हम लोग कहते हैं ना कि पृथ्वी क्या है, गोलाकार है, लेकिन पूरी तरह से गोलाकार नहीं है। थोड़ा सा उसको देखा जाए, बाहर से देखोगे तो थोड़ा चपटा टाइप का दिखाई देगा, ठीक है, फिर पूरी तरह से गोलाकार नहीं है। तो बोला गया है पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है। पृथ्वी के त्रिशूल ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर अधिक होता है, और अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी पृष्ठ पर या इसके पास जी का मान जो लगभग स्थिर मान लिया गया है। लेकिन पृथ्वी से दूर वस्तुओं के लिए पृथ्वी का गुरुत्वीय बल जी के कारण गुरुत्वाकर्षण गुणांक से ज्ञात किया जाता है। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब होता है कि पृथ्वी चूंकि हमारा गोल नहीं है, तो गोल नहीं है, गोल रहेगा तब ना। यहाँ पर मान लेते हैं कोई ताकत है, तो इस पर बराबर इधर से भी हम इधर यहाँ की वस्तु सबको बराबर अपनी ओर खींच रहे हैं। तो चूंकि हमारा वृत्त होता है या गोला होता है, तो गोला के बीच का जो त्रिज्या होता है, रेडियस होता है, वो हमेशा बराबर होता है। तो ये गोल है तब ना, बराबर है तब ना। अगर यहीं पर ये ऐसा ना रह के ऐसा है, तो देखो यहाँ का आर का मान, यहाँ का आर का मान, और यहाँ के आर का मान, यहाँ के आर का मान परिवर्तित है। तो हमने बताया है कि जैसे ही क्या होता है, दूरी कमेगा तो बल बढ़ेगा, और दूरी बढ़ेगा तो बल घटेगा। तो इसके आधार पर जी का मान ज़्यादा कम हो सकता है ना। दोनों, यहाँ भी पृथ्वी के सतह पर ही है, यहाँ भी पृथ्वी पर सतह पे ही है, लेकिन यहाँ दूरी बढ़ने के कारण जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और यहाँ पर दूरी कमने के कारण जी का मान बढ़ जाएगा।
तो यही चीज़ बोला गया है कि अलग अलग जगहों पे इसका मान जो होता है परिवर्तित तो होते रहता है। आगे की ओर चलते हैं। अंतरिक्ष में नकली वस्तु लगातार पृथ्वी के चारों ओर किस प्रकार घूमती है। बोला गया है कि पृथ्वी के चारों ओर कोई वस्तु जो होता है कैसे घूमते रहता है। तो ऐसा संभव है कि किसी भी वस्तु को पृथ्वी के चारों ओर से घेराकार देखा जा सकता है। हम जानते हैं कि जैसे वस्तु आवेशिक चाल बहुलत होते रहती वैसे ही वैसी वस्तु भी पृथ्वी के सतह के साथ अधिक परिवर्तनशील होता है। पृथ्वी के ज्वालामुखी होने के कारण उसकी सतह तथा आने के लिए अधिक दूरी तय की जाती है। चलिए हम लोग इसको आसानी से आसान भाषा में समझते हैं कि कहा गया क्या कि अंतरिक्ष में वस्तु जो होता है लगातार पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहता है। समझ लो कि हमने सैटेलाइट को छोड़ा, हमारी गवर्नमेंट, फॉरेन की गवर्नमेंट, अमेरिका सब ने क्या क्या सैटेलाइट छोड़ दिया। सैटेलाइट चारों ओर निश्चित दिशा में घूम रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि उस पर जिस तरह से पृथ्वी अपना चक्कर लगाए जा रहा है वो भी अपना चक्कर लगाते जाता है और उसकी दूरी जो होता है, क्योंकि सबका एक ऑर्बिट है, एक कक्षा है और उसी कक्षा में घूमते थे। एक ऑर्बिट में छोड़ दिया और वो अपने आप क्या हो रहा है, प्रेशर बना रहा है। तो सिंपल बात से कुछ इस तरह से धर लो कि हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को पकड़े हो, तुम इधर से हो और तुम हमसे छुड़ाना चाह रहे हो, तो तुम जोर लगाओगे और हम तुमको पकड़े हुए रहेंगे। तो तुम तिरियाओगे तो कभी गाय के बच्चा को कभी रस्सी पकड़े हो, देखना उछलित रहेगा, कुदकते रहेगा, कुदकते कभी तुम इन्ने घुमा देगा, कभी इन्ने घुमा देगा ना। तो वो तो तिरिया रहा है, तुम भी उसको खींच रहे हो। तो तुम ताकतवर हो, अगर तुम कमज़ोर हो तो रस्सी छोड़ दोगे कि जो है जहाँ जाए लाओ, नहीं तो अपने गिर जाए। लेकिन अगर मजबूत अगर कोई है तो उसको धैले है तो उछल कैसे से करेगा, तो उसके चक्कर में चारों चक्कर परिक्रमा लगा देता है ना। तो वैसा ही पृथ्वी क्या होता है, अपना क्या होता है, किसी वस्तु के चारों ओर क्या कोई भी वस्तु जो होता है चक्कर लगाते रहता है। अप्रमाण है, चलिए उसके कोई ज़रूरत नहीं है। दाब के बारे में हम लोग जानते हैं कि दाब क्या होता है। तो प्रति एकांकी फिल्म लीज वाला प्रमोद दाब पार्टनर होता है। दाब क्या होता है, सिंपल सा, दाब के गुण क्या होते हैं ये भी हम लोग समझते हैं। तो अगर हम लोग क्या होता है, ये वस्तु है, इसको ऐसे दबा रहे हैं तो इस पर क्या हो रहा है, नीचे की ओर धंस रहा है, तो क्या है, दाब है। या आप क्या करते हैं, कोई गेंद होता होगा, गेंद को ऐसे चापते होंगे तो छोटा हो जाता होगा, अगर मुलायम रहता होगा फिर छोड़ते होंगे तो बड़ा हो जाता होगा। तो जब हमने चापा तो वस्तु क्या हो गया, छोटा हो रहा था। जब छोटा हो रहा था यानी कि हमारे हाथ से उस बॉल पर क्या लग रहा था, बल लग रहा था, यानी कि दाब लग रहा था। अब वही क्या, हम जब उसको दबा रहे थे तो क्या बॉल अपना बड़ा होने का नहीं कोशिश कर रहा था। जैसे ही हम थोड़ा ढीला पड़े तो फिर वो बड़ा हो गया, हुआ ना। गुब्बारा को देखना, दबाना, जने से दबाओगे दब जाएगा, छोड़ोगे तो फिर फूल जाएगा, होता है ना। अगर पूरा फूला हुआ है तो दबाओगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग बर्थडे वगैरह में करते हैं, जैसे ही केक कटा के मार के टिप 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 दम लगता है कि विस्फोट कर दिया, है ना। तो वही होता है दाब। और दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। दिमाग में रखना है कि दाब क्या होता है, तो उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है। और दाब किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो दो चीज़ों पर निर्भर करता है। बल जो बल लगाया गया उस पर निर्भर करता है और सतह की वृत्तचित्री पर निर्भर करता है, यानी कैसा सतह है उस पर निर्भर करता है और कैसा ताकत लगाया गया है उस पर निर्भर करता है। हम मान लेते हैं किसी वस्तु को ढकेलेंगे, बल लगाएं तो ढकेलेंगे तो ढकलाएगा, लेकिन सारा जितना वस्तु है सबको ढकेलेंगे तो ढकलाइए जाएगा। हम टीवी को ऐसे करके ढकेल दिए, पीछे चल गया नहीं ना। तो क्या कहते हैं, तो बोला गया है क्या कि अभी जैसा इस सतह था नहीं ढकलाने वाला था तो नहीं ढकलाया, लेकिन बल तो लगा। तो हम कितना बल लगाए हैं, अब इसमें कहें कि ना ढकलाए, पूरा कस के ढकलाएगा तो ये तो नहीं ढकलाएगा, हमारे हाथे अंदर चल जाएगा, हम डांस कर लेंगे लाइन से, है ना। तो वही चीज़ बोला गया है क्या कि आप कितना बल लगाते उस पर निर्भर करता है बल, दाब आपका, और कैसा जो आपका शेप है, कैसा आपका सतह है उस पर भी निर्भर करता है दाब। दाब बल पे निर्भर करता है और सतह पे निर्भर करता है, दिमाग में रखना है। पूछा जाए कि दाब का ऐसा ही मात्रक क्या, तो पास्कल, कभी कभी कहीं पे एटीएम भी कह देता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वो किस पर निर्भर करता है, तो दाब पर निर्भर करता है, सॉरी बल पे निर्भर करता है और उसके सतह पर निर्भर करता है। कोई दिक्कत नहीं ना।
उत्प्लावन। उत्प्लावन क्या होता है? तो जब कोई भी वस्तु दुबई में जाती है, ये कुछ मिसप्रिंट है। जब कोई वस्तु दबाई जाती है तो उस वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है। वस्तु को नीचे की ओर और तरल पदार्थ ऊपर की ओर बल लगाया जाता है। बोला गया है क्या कि जब वस्तु को हम लोग दबाते हैं, दुबई नहीं करते हैं, दबाते हैं। थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, चलिए उसके लिए भाई माफ़ी चाहेंगे। मिसप्रिंटिंग है, टाइपिंग में हो ही जाता है मिस्टेक्स। तो जब वस्तु को दबाया जाता है तो देखियो, पानी में हम अपना हाथ या कोई वस्तु को दबाते हैं तो पानी क्या करता है? नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, अगर देखना कभी बाढ़ हाथ नदी आता है तो नदी में कोई छलांग लगाता है तो दबा के दूर पहले नीचे चल जाता है, लेकिन फिर पानी उसको ऊपर की ओर फेंक देता है ना। तो जो बल नीचे से ऊपर की ओर जो फेंक देता है तो उस बल को ही क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। जो ऊपर से नीचे की ओर जाता है उसे दाब कहते हैं। ऊपर से नीचे की ओर जाएगा उसे दाब कहेंगे, और दाब के कारण नीचे से ऊपर की ओर जो ढकेलेगा उसे उत्प्लावन बल कहेंगे। कोई दिक्कत? तो दुबई नहीं, दबाया जाता है, ध्यान रखना है ना। फिर बोल रहा है उत्प्लावन बल सदैव ऊपर की ओर ही होता है। फिर बेइज्जती कर देता है का, तो बड़ा मिस्टेक है ना, तो बड़ा मिस्टेक होता है। तो ध्यान में रखना है कि क्या, ये भी आपका क्या है, रॉन्ग सेंटेंस है। तो बोला गया उत्प्लावन बल जो होता है हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होता है, क्या है ना। अब इसके बाद आर्किमिडीज का सिद्धांत है, इसको हम लोग बहुत कम पूछता है, छोड़ देते हैं। ऐसे ही कम पूछता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, बाकी लगभग आपका क्या कहते हैं, इसको कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, इसको जब हम ऑनलाइन करेंगे तो आप वहाँ से रोक रोक के लिख लीजिएगा, ठीक ना। आपको हम नोट्स इसका कब देखेंगे? हाँ, वेडनेसडे बुधवार को हम आपका नोट्स देख लेंगे। हो सकता है इसी चैप्टर से इस बार टेस्ट हो जाए, ठीक ना। तो आप लोग नोट्स नोट कर लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज जो पढ़ाएं उसमें कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत सारी गलतियों को सुधारते हुए अंततः हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।